हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपका मशीन के रिगार्डिंग। अगर मशीन देखेंगे तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड एंड फुल लोड। तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर का मैं यहाँ पे देखूंगा एट नो लोड और फुल लोड। अब तक हम चूंकि इतने बेसिक पॉइंट्स को करते चले आए हैं कि इसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था और मैं एक एक चीज को कलेक्ट यहाँ तक करके ला रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले नो लोड का कंडीशन देखेंगे कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसा होता है। इस नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर के कई चीज देखना है कि नो लोड कंडीशन में वर्किंग कैसा होता है, नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम इसका कैसा बनता है, नो लोड कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है। अगर इस पैटर्न को हम नो लोड कंडीशन में सीख लेंगे एक बार, तो फिर हमको फुल लोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, पीआई और पीसी और पीसी और पीआई लिखने का क्या यहाँ मकसद है, इसके भी एक अलग रीजन है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा। हालांकि शॉर्ट में बता देता हूँ, नो लोड कंडीशन में आयरन लॉस होते हैं, फुल लोड कंडीशन में आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में बहुत बढ़िया से आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। एक चीज आप लोगों से बोलना था कि जिस रफ्तार से, जिस क्वालिटी के साथ, जिस मेहनत से मैं आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करता हूं, आप लोग उसी रफ्तार से काम नहीं करते, शेयर नहीं करते। सामने अगर 1000 बच्चा भी नहीं हो तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या होता है, स्टूडेंट्स ही होते हैं, और वो भी नहीं होता तो फिर लॉकडाउन में मैं मानता हूँ कि बहुत बच्चे कम हुए हैं अभी, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करें। वो बात मैं यकीन है मुझे कि इसका कोई फर्क मेरे बोलने का नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया ही कहती है कि कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। एक दो पॉइंट मैं आपके पास बात रखना चाहूँगा, शायद ये चीज़ आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करे तो उससे आप आगे बढ़ने का कोशिश करोगे। मैं बताता हूँ, जब हम लोग एमटेक में थे और एमटेक जैसे ही कंप्लीट होता है तो मोस्टली बच्चों का डिजायर होता है कि वो अपने हायर एजुकेशन में या तो जाए या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग के लिए जॉब करे, और या फिर कुछ कुछ बंदे R&D सेक्टर में चले जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। तो हम लोगों ने चूज़ किया था टीचिंग। तो जब हम लोग इंटरव्यू देने गए तो बहुत दिल को झकझोर देने वाली ये टर्म है जो मैं बोलूँगा, आप भी शायद इससे मोटिवेट हो सकते हो। तो जब कई दोस्तों की जॉब लगे, हम लोग भी पैनल में चल रहे थे, एक जगह इंटरव्यू हो भी जाता था तो फिर अदर जगह जाते थे कि चलो एक और बढ़िया कोई उससे बढ़िया ऑफर मिल जाए। तो इस दौरान क्या हुआ कि एक जगह गया, हालांकि मैंने काफ़ी दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्व किया, 2 ईयर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी सर्व किया हूँ। चलिए मैं अब एक बात करता हूँ। जैसे इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था, क्योंकि एक हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग की इतनी होगी ताकि आगे प्रमोशन में बेहतर होता है। तो इस दौरान क्या हुआ, जब डिस्कस हो रहा था, बार्गेनिंग होता है बाकायदा, आपके इंटरव्यू होते हैं, डेमो होते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग होता है कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो जो वो बोल रहे थे, मैं चाह रहा था कि इससे ज़्यादा और एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो आपसे पूछता है क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और जो वो दे रहे थे तो उनमें थोड़ा गैप था। तो मैं बोला कि नहीं इतना दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इतना दूंगा। इसी दौरान समझिएगा कितनी गहराई की बात उसने बोला। उन्होंने ये बोला कि देखिए, मैं बोला तब मैं अपने पे अड़ा था कि मुझे इतना मिलना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं एफर्ट्स कर सकता हूँ, क्योंकि आज के डेट में बहुत ऐसे फैकल्टीज अवेलेबल हैं। तो इसी दौरान मैंने फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बात बोली, आप सुनिएगा। उन्होंने ये बोला कि चीज़ें दुनिया मांगने से कुछ नहीं देती, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि दुनिया मांगने पर कभी कुछ नहीं देती, चीज़ों को छीनना पड़ता है। उन्होंने बोला कि आप अपने काबिलियत को इतना बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा दीजिए कि हर कोई आपको अपने अकॉर्डिंग देने को मजबूर हो जाए। तो चीज़ें यही बहुत गहराई की थी और वो मुझे दिमाग में आज तक आता है। ज़िंदगी के हर पल, आगे भी मैं कहीं जाऊँगा तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेंगी। और ये चीज़ें फैक्ट है, आज के डेट में कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलता, आपको छीनना पड़ता है। चाहे वो जॉब हो या आपका खुद का डिजायर हो, वो चीज़ किसी न किसी तरीके से आपको मेहनत से ही मिलेगा, यूं ही मुफ्त में कोई दिया नहीं करते। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। तो जिंदगी में सीख लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद आपको भी कुछ सीख मिले। चलिए यहाँ पे एट नो लोड कंडीशन हमने बोला कि इन चीज़ों को करना है। आइए हम यहाँ पे नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को करते हैं। ट्रांसफार्मर जब नो लोड कंडीशन होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन करते हैं
तो क्या होता है, या तो फुल लोड के लिए मोस्टली हम वर्क कराते हैं, नो लोड तो कभी कभी एक्सेप्शनल हो जाता है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने लोड नहीं लगाया है तो ये नो लोड का कंडीशन है। अगर मैं इस पे सप्लाई अप्लाई करूंगा, ये सप्लाई कहां से आएगा, या तो किसी प्लग से दिया जाएगा, या तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा होगा, या फिर किसी ग्रिड से इसको सप्लाई मिल रहा होता है ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड किसी लोड से जाके जुड़ता है वोल्टेज घटा बढ़ा के। ये कंडीशंस होते हैं, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में घटाते हैं। चलिए वर्किंग देखता हूं, वर्किंग में क्या होता है ट्रांसफार्मर को समझिए। ट्रांसफार्मर का वर्किंग कहता है कि जब इससे करंट जाएगा, वर्किंग समझिए, यहां पे जब आप यहां पे वोल्टेज अप्लाई करते हो, इसमें करंट जाता है, तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है, इस वाइंडिंग से होके करंट गुजरता है। जब करंट गुजरता है इस वाइंडिंग से होके, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स। क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स। और ये फ्लक्स लगातार इस सर्किट में, इस आयरन वाले सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट कह सकते हैं हम, मैग्नेटिक सर्किट हमने कंप्लीट करा था, इस सर्किट में लगातार ये सर्कुलेट करता है। और ये सर्कुलेट करता है जिसमें डायरेक्शन, चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग, तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी कभी इधर से चलता है कभी इधर से चलता है। इस दौरान क्या होते हैं, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। इस दौरान क्या होता है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, और इसके कारण यहां पे डेवलप होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, यहां पे E1 पे प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में वोल्टेज क्यों डेवलप होता है, -N-d∅dt, चूंकि फ्लक्स लगातार चेंज कर रहा होता है। फ्लक्स भी कैसा होता है, साइनोसोइडल। जिस तरीके से इनपुट AC साइनोसोइडल होता है, उसका फ्लक्स भी क्या होता है जी, साइनोसोइडल। तो फ्लक्स कभी इधर से कभी उधर से बढ़ रहा घट रहा, लगातार फ्लक्स क्या होता है, बढ़ रहा होता है घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है घट रहा होता है ना, वेव के टाइप में चलता है। दिमाग कहीं और नहीं खोना है, समझिए बातों को, बढ़ रहा होता है घट रहा होता है। इसका मतलब फ्लक्स चेंज होता है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, तो प्राइमरी साइड भी वोल्टेज इंड्यूस होता है। और यहां भी किसी टर्न को अगर कट कर रहा है, क्योंकि यहां भी टर्न को कट कर रहा है तो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, और यहां भी किसी टर्न को, जो वाइंडिंग होते हैं सेकेंडरी साइड का, तो यहां भी डेवलप होता है E2। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज यहां भी फेराडेज लॉ लगते हैं, -N-d∅dt। बाकी लेंज लॉ, अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने एक एक लॉ को बताया है। ये माइनस क्यों लगते हैं, लेंज लॉ के कारण। क्यों, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज का जस्ट अपोजिट यहां अपोज उत्पन्न कर देता है ना, ये जिस पोलैरिटी के साथ यहां उत्पन्न होता है, यहां भी इसका काउंटर करने लगता है हमेशा। काउंटर अगर नहीं करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वाइंडिंग क्या होंगे, शॉर्ट वाइंडिंग डैमेज होगा, इसलिए डीसी वाइंडिंग डैमेज होते हैं। तो यहां पे हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 E2 हो जाता है नो लोड कंडीशन में। तो हुआ क्या, वर्किंग समझिए, जैसे ही नो लोड भी रहता है उस टाइम अगर आप सप्लाई देते हो तो यहां पे करंट सर्कुलेट होता है, उसके कारण फ्लक्स सर्कुलेट होता है, और यहां भी वोल्टेज डेवलप हो जाता है। यहां टर्नों की संख्या N1 है, यहां टर्नों की संख्या N2 है। चीजों को समझना है। देखिए, जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है एक नो लोड करंट ईएमएफ कंडीशन में, और I0 क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, सब चीज डिस्कस कर रखा है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, बाकी प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखना। तो यहां पे I0 करंट क्या होता है, नो लोड कंडीशन में, चूंकि यहां तो पावर ले ही नहीं रहा, तो यहां पे करंट वोल्टेज उतना ही रहता है, लेकिन करंट बेचारा क्या होता है, बहुत कम। तो यहां इसीलिए I1 डिनोट ना करके I0 दिखाते हैं। I0 जो होता है फुल लोड करंट का 3 से 5% रह जाता है। चीजों को समझना है आपको, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर समझिए। अगर ये मेरा मोबाइल चार्जर है, इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर है, ये 230 वोल्ट से सप्लाई लेता है यहाँ पे, इसको उसके बाद ट्रांसफार्मर में 5 वोल्ट डीसी बन जाता है, उसके बाद रेक्टिफायर से इसको एसी में डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5 वोल्ट जो एसी बन रहा है वहां पे, 220 को 5 वोल्ट एसी में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, तो स्टेप डाउन हुआ। अब समझिए, ये चार्जर, इसमें अगर मैं मोबाइल कनेक्ट करूंगा, इसमें अगर मैं मोबाइल कनेक्ट कर दूंगा, तो ऐसे कंडीशन में प्राइमरी साइड से भी करंट खींच रहा है और सेकेंडरी साइड भी ले रहा है। इसका मतलब दोनों साइड करंट खींच रहा होता है। इधर से मान लीजिए 0.5 एम्पियर करंट खींच रहा है, और इधर 1 एम्पियर दे रहा होगा, करंट बढ़ जा रहा होगा, ठीक है ना, बढ़ता ही है। लेकिन इसको आप हटा देते हैं, जब अगर इस चार्जर के लिए यहाँ पे हटा देते हैं, तो लोड ओपन हो गया, इस समय लोड नहीं कनेक्ट है। तो ये आप देखते हो, ये चार्जर आपके घरों में 24 घंटा के लिए लगा रहता है, 48 घंटा, 5-5 दिन के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब ये सेकेंडरी साइड नो लोड हो जाता है ट्रांसफार्मर का, तो इनपुट साइड से करंट ट्रांसफार्मर नहीं खींचता है। वो फुल लोड में अगर 100 एम्पियर खींच रहा था, तो नो लोड में 3 एम्पियर खींचता है। और 3 एम्पियर कहां जाता है, पहले हमने डिस्कस कर रखा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन ही यहां पे करूंगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें समझ चुके होंगे। इसके माध्यम से उस दिन ट्रांसफार्मर मैंने ऑलरेडी बताया था। अगर ये एक साइड सेकेंडरी साइड नो लोड हो जाए, तो प्राइमरी साइड से आने वाला करंट क्या होता है, सिर्फ 3 से 5% ही रह जाता है, जितना कि पहले उसमें करंट जा रहा था। अब यहां से बात करते हैं, जब ये नो लोड कंडीशन हो जाता है,
तो हमारा करंट एक तो सेट क्या होता है, नो लोड करंट, और मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ कांस्टेंट रहता है। जो पहले रहता है फुल लोड पे तब बाद में भी उतना ही रहता है। किसी को अगर भ्रम भी है इस चीज का तो हम फुल लोड के कंडीशन में पढ़ेंगे तब देखना उतना ही क्यों रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, इसीलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइस बोला जाता है। ये फ्लक्स हमेशा कोर के अंदर कांस्टेंट होते हैं। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राइमरी साइड जैसे वोल्टेज डेवलप होता है, सेकेंडरी साइड भी वैसे ही वोल्टेज डेवलप होता है। वोल्टेज उत्पन्न रह के हो जाता रहता है, लेकिन अगर नो लोड है तो कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ पे करंट क्या है जी, जीरो। लेकिन अगर इसमें लोड लग जाता है तो करंट खींचना शुरू करता है। अब कोई कहेगा वोल्टेज है करंट नहीं, कैसे? समझिए, एक नॉर्मल आपका टॉर्च का बैटरी भी होता है। एक नॉर्मल टॉर्च के जो आपके सेल के बैटरी जो होते हैं वो भी तो क्या होता है, ओपन सर्किट। अगर बैटरी को ओपन रख दें तो करंट उससे कोई पास करता है क्या? नहीं। लेकिन इस बैटरी से ये देखिए अभी करंट कितना है, जीरो, लेकिन इसी में किसी बल्ब को अगर जोड़ दूं तो ये करंट भेजना शुरू करता है। तब ये करंट जीरो नहीं होगा, तब करंट का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी सेकेंडरी साइड ओपन रहता है अगर, तो यहाँ वोल्टेज तो रहते हैं पर करंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा यहाँ पे करंट सर्कुलेट होगा। चूंकि हम नो लोड डिस्कस कर रहे हैं तो करंट ओपन ही रखेंगे, करंट यहाँ का जीरो होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हम देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट हमने बना के रखा है इंपॉर्टेंट। वो कौन से चेंज होते हैं कि फुल लोड में होता है, नो लोड में नहीं होता। तो हम उस चेंजेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि कंपेरिजन हमको बहुत चीजें सटीक पता करने के लिए मजबूर कर देता है कि कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, फुल लोड में अगर ट्रांसफार्मर यहाँ लोडेड कंडीशन में होता है तो V1 होता है, I1 होता है, E1 होता है। V1 I1 करंट यहाँ से जाता है। अगर फुल लोड कंडीशन पे यहाँ पे लोड लगा दिया जाता तो E1 यहाँ का इंड्यूस्ड वोल्टेज, 5 यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स, E2 सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, I2 अगर लोड लगा रहता तो I2 करंट ज्यादा। ये फुल लोड कंडीशन है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से लोड हटा दिया जाता है, ऐसे कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे V1 वही रहता है। नो लोड हट भी जाए तो V1 में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन I1 में चेंज I0 हो जाता है। मतलब इसका मतलब पहले फुल लोड पे जो करंट यहाँ रहता था वो नो लोड कंडीशन में करंट नहीं रहता। तो कोई पूछा कितना भैया कितना कम हो जाता है, तो इसने बोला 3 से 5% हो जाता है, इसलिए यहाँ ब्लू मार्क कर दिया हूं, ठीक है ना। यहाँ फुल लोड करंट का 3 से 5% ही करंट रह जाता है नो लोड का। अब वो 3 से 5% भी किस में जाता है वो भी हमने पहले डिस्कस कर दिया, पर यहाँ थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। फिर नो लोड कंडीशन में E1, और चाहे नो लोड हो तब भी E1 उतना ही डेवलप होगा। फ्लक्स फुल लोड हो या नो लोड उतना ही होगा म्यूचुअल फ्लक्स। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फुल लोड हो या नो लोड कोई फर्क नहीं, लेकिन सेकेंडरी साइड का करंट में फिर फर्क पड़ेगा। अगर लोडेड कंडीशन होगा तो करंट एग्जिस्ट करेगा, अगर नो लोड कंडीशन होगा तो करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब करंट कितना होगा, जीरो। इसीलिए अभी करंट कितना है, जीरो। तो दो मेजर चेंजेस देखने को मिले, अगर नो लोड हो तो और फुल लोड हो तो। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीजें और आप लोग से डिस्कस करना चाहता था, आपको कंप्लीट पीडीएफ ये जो है हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे अप टू ट्रांसफार्मर तक के पूरे हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक सर्किट पूरा ही जितना ही है वो जल्दी ही है 1 से 2 दिन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान रहे, इसीलिए टेंशन नहीं आप लोगों को पालना है कि इस चीज का मटेरियल मैंने बोला कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा। एसएससी जेईई से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन जेईई के रिलेटेड आपको यहाँ पे बोर्ड पे लेक्चर मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहा है, उसके बाद इसके डिस्कशन भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक साथ और स्टडी मटेरियल इस सेंस में यहां तो मैं बोल रहा हूं कि ये पीडीएफ आपको लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है बुक भी मिल जाएंगे मार्केट में। जो भी कंटेंट कराए हूं वही बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे आपके टैपिंग वाले, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे मार्क करने में और बेहतरीन होगा। तो जितने सुविधा आप उठा सकते हो ये कंप्लीट एक पैकेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये चेंजेस क्या क्या हमको देखने को मिला नो लोड और फुल लोड में। अगर कोई ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन होता है तो एक तो प्राइमरी साइड में जितना करंट पहले जा रहा होता है नो लोड पे उसका 3 से 5% जाता है। दूसरा, नो लोड कंडीशन पे करंट जीरो जाता है सेकेंडरी साइड, क्योंकि फुल लोड रहता है तो करंट वहां पे I2 में जो भी करंट पहले जा रहा होगा। ये दो चेंजेस हमको देखने को मिला। अब हम यहां से कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जो होता है वो बहुत कम मात्रा का करंट होता है। क्यों? अब ये नो लोड करंट कहां जाता है तो हमने डिस्कस पहले कर रखा है कि ये नो लोड करंट दो कंपोनेंट में टूट जाता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट या वर्किंग करंट इसको बोला जाता है। यानी एक करंट तो यहां फ्लक्स देखो दोनों साइड गुजार रहा है ना, नो लोड कंडीशन है फिर भी फ्लक्स क्या कर रहा है, गुजार रहा है, तो उसके लिए करंट चाहिए। दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट, क्लियर। एंड
इस कोर में अगर कोई फ्लक्स जा रहा है तो इस कोर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और उसके कारण एडी करंट भी मात्रा में होगा ना। अब समझिए इस कोर के अंदर ये कोर तो लोहा का बना है ना। अगर ये कोई फ्लक्स गुजर रहा है, क्लोज पाथ है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और चूंकि ये पत्तियां क्लोज है तो वहां पे करंट डेवलप होगा, और चूंकि करंट डेवलप होगा और जो पत्तियां बना वो किस चीज का, लोहा का बना हुआ है, तो लोहा का बना हुआ है तो उसमें करंट I² × R, यानी कुछ न कुछ उस कोर के अंदर क्षति होगा, वर्किंग करंट, उसी को बोलते हैं IW। अभी एक चीज और बता दूं, चूंकि ये उस कंडक्टर यानी कोर जो लोहा का है उसमें रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील डालते हैं ना। देखिए तो इसका सिंबल भी आगे जब हम इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे तो रेजिस्टिव जैसा इसका सिंबल, यानी जिस भी सर्किट में करंट गुजारेंगे IW, उस पर सर्किट में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, और जिस सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट में करंट गुजारेंगे Imu, उसको बनाएंगे क्वाइल। क्यों क्वाइल बनाएंगे भाई, क्योंकि यही फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो Imu के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और IW के कारण इसके रेजिस्टिव कोर में करंट लॉस होता है। इसको वर्किंग करंट भी बोला जाता है, एक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है, इसको रिएक्टिव, जहां पे फ्लक्स या साइन थीटा लगता है वो हमारे रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो वर्किंग यही कह रहा है। वर्किंग में तो क्या हुआ, अभी तो नो लोड कंडीशन में डेवलप वोल्टेज हो गया, यहाँ पे यही वर्किंग है। फुल लोड में तो सबसे बेहतरीन तरीका सीखने को मिलेगा और एक से एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से हमको फेजर डायग्राम बना के चलना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा वर्किंग देख लिया तो हमारे लिए बेहतर ही रहेगा। फुल लोड हो या नो लोड, वोल्टेज इंड्यूस्ड उसी तरीके से होता है जैसे पहले हमने यह इक्वेशन आपको ड्रॉ करके दिखाया था। सेकेंडरी साइड हो या प्राइमरी साइड, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होता, फुल लोड हो या नो लोड। क्लियर, आगे बढ़िए। नो लोड करंट दो भागों में बढ़ता है, हमने बोला IW और Imu और IW। ये ध्यान रहे, हमने इस पे क्वेश्चन भी करा दिया था आपके। ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, कभी भी अलजेब्रिक सम नहीं होता। ऐसा नहीं ये 3 है और ये 4 है तो 7 I0 हो जाएगा, नहीं, ये ध्यान रहे। इस पे हमने न्यूमेरिकल कराया था लास्ट टाइम। Imu अगर 3 है, IW अगर 4 है तो I0 हमेशा कितना होगा, 5, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है, ये कभी अलजेब्रिक सम नहीं होता। I0 क्या होता है, 3 से 5% ही होता है, यानी जो कि कोर लॉस में जाता है, हमारा कॉपर आयरन लॉस में ही ये करंट क्षति होता है। देखिए इसीलिए आयरन लॉस फुल लोड हो या नो लोड, आयरन लॉस फुल लोड हो या नो लोड, दोनों ही कंडीशन में इतना ही करंट खींचता है जितना कि I0 यहां से ले रहा है। चलिए हम आगे और भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर दूं मैं। I0 है, यानी जब भी वेक्टर क्वांटिटी है इसको सॉल्व करेंगे तो I0 क्या होगा जी, I0 = Imu का स्क्वायर प्लस IW। विजिबल है कि नहीं, चलिए दिख रहा है आपको, है ना। और ये IW को हमने निकाला था किस तरीके से होता है, ये I0 sin cos φ और ये Imu sin φ। अब ये cos φ, ये sin φ, ये जो है ये इसका फाई, ये कौन सा एंगल है फेजर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिंक करूंगा उससे जाके, इसको दिमाग में रखना अभी आपको, क्योंकि अभी जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये फाई, ये फेज एंगल आप याद रखना, ये हमेशा अपन जो कहते हैं द एंगल बिटवीन करंट और वोल्टेज, है ना। तो ये चीजों का अभी ध्यान रखना अभी फिलहाल कि ये फाई कौन सा एंगल है। Imu को मैं इंडिकेट कर रहा हूं मैग्नेटाइजिंग करंट, IW को कर रहा हूं कोर लॉस कंपोनेंट करंट, या इसी को बोला जाता है वर्किंग करंट। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर के हमारे वर्किंग होते हैं नो लोड कंडीशन में। चूंकि इसका ऑपरेशन आएगा हमको आगे भी, इसीलिए नो लोड कंडीशन अपने को देखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नो लोड कंडीशन में अगर आप जान गए तो फुल लोड में इसका खूब एप्लीकेशन है। फुल लोड कंडीशन में जब फेजर ड्रॉ करेंगे तो कभी भी नो लोड वाले को छोड़ेंगे नहीं, नो लोड को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ता है। तो यहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं इसका वर्किंग फेजर डायग्राम। वर्किंग तो हो चुका, फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, थोड़ी सी चीजें और यहां से सीख लीजिए। क्या अगर फेजर में ड्रॉ करूंगा तो कल लास्ट की क्लास में मैंने आपसे बताया था इस सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज में कितने का गैप है जी, कितने का एंगल होता है दोनों में, 180 डिग्री का। कैसे होता है हमने बताया भी था। और ये एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है जी, अपोजिट।
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं 180 डिग्री। क्यों? समझिए, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज है, इसमें इंडक्टिव, ये कैसा इंडक्टर है, तो करंट, ये जो करंट है कितना से लैग कर रहा होगा, प्राइमरी साइड का करंट ये लैग कर रहा होगा 90 से। ये चूंकि ये वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करूंगा और लोड है इंडक्टिव, तो कैसा होगा, 90 से लैग करेगा। अब ये जो लैग कर रहा है 90 से, उसके कारण फिर क्या डेवलप हो रहा है, E1, तो फिर इससे 90 डिग्री ये लैग कर जाता है, क्योंकि हमने देखा था ओमेगा टी माइनस 90 इक्वेशन में आया था जब EMF इक्वेशन हमने निकाला था। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कितना का होता है जी, 180 डिग्री का, और इसमें वोल्टेज की पोलैरिटी एकदम अपोजिट। इसीलिए ना यहाँ जिस तरीके से होता है तभी इस वाइंडिंग को बचा पाते हैं। इसीलिए डीसी के अंदर, डीसी मोटर के अंदर भी सप्लाई देने के बाद भी बैक ईएमएफ होता है। अगर बैक ईएमएफ ना हो तो डीसी का वाइंडिंग तुरंत जल जाएगा। तो जरूरी होता है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करना। उसी तरीके से यहाँ जो बैक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है उधर से, ताकि काउंटर करके सके इस वोल्टेज का। इसीलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज में नेगेटिव लगता है। अगर लेंज लॉ, कोई भी लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, थंब रूल हमने आज ही इंस्ट्रूमेंटेशन में कराया है, तो आप उसको देख लेना। चलिए हम इसका फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। ओके गाइस, ओके, एक बार मैं ये देख लेता हूं कि ये हमारा जो नो लोड करंट है इसको किस किस तरीके से हम बांटते हैं, किस किस तरीके से नाम देते हैं। तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये है आई म्यू और ये है आई डब्ल्यू। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट किस चीज के लिए काम में आता है, टू क्रिएट फ्लक्स, फ्लक्स क्रिएट करता है, और ये टू मीट आयरन के अंदर कंपोनेंट लॉस है ना। नेक्स्ट टू, ये अगर मैग्नेटाइजिंग करंट है तो कैसा होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट है ना, फ्लक्स से रिलेटेड मैग्नेटाइजिंग। और जब कोई रेजिस्टिव टाइप का एलिमेंट में होता है तो वो कैसा होता है, एक्टिव। इसीलिए देखिए रिएक्टिव वाला कंपोनेंट क्योंकि फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करेगा, आई म्यू। तो यहाँ पे एक्स नॉट से इंडिकेट करते हैं और उसको इंडक्टर से सिंबल से दिखाते हैं जब भी आई म्यू का होगा, और आई डब्ल्यू का जब भी होगा तो रेजिस्टिव कंपोनेंट में दिखाएंगे, इसके लिए आर नॉट दिखा देते हैं। ठीक है ना, और इससे करंट आई डब्ल्यू जाएगा। ये इस दोनों में अगर दोनों को बांटेगी कितना कितना परसेंट होता है, तो लगभग 2 से 3% होता है फुल लोड करंट का, और इसको अगर बांट दें तो 1 से 2% होते हैं फुल लोड करंट का। इसके लिए मर्ज में अगर दोनों को मिला के चले, एक मर्ज में एक एस्टिमेटेड जो होता है वो कितना होता है, तो 3 से 5%। दोनों को अगर मिला दें तो कितना होता है फुल लोड करंट, नो लोड करंट जो होता है टोटल दोनों मिला के, तो 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। जो नो लोड करंट कितना होता है, 3 to 5% ऑफ किसका जी, फुल लोड करंट का। ठीक है ना। तो ये हुआ कि किस तरीके से हम उस कंपोनेंट को भी दो भागों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन 2012 या 11 में ये क्वेश्चंस गेट के अंदर आए हुए हैं, तो ये सब चीज़ का थोड़ा ख्याल रहे। हालांकि जितने टर्म करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में इतने में करा दूंगा कि किसी एग्जाम के लिए बचेगा ही नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अनगिनत मिलेगा आपको, और इससे हटके कहीं बाहर आपको नहीं मिलेगा अगर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले जाते हैं साथ में। चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फेजर डायग्राम। चलिए फेजर डायग्राम नो लोड कंडीशन में कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। हमने शुरू से बोलता रहा, देखिए पहले लीड कौन करता है, V1, उससे पिछड़ता कौन है जी, I0, उससे कौन पिछड़ रहा है, E1, और इन दोनों के बीच इससे कौन लैग कितना करता है, 90, ये इससे लैग कितना करता है, 90, और ये डायरेक्ट अगर देखूँ तो कितना होता है, 180 लैग करता है ना। अब यहाँ पे उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। हमने बोला 10 बार बोला होगा आपसे कि किस तरीके से चीज़ों को, आपसे पहले बार कई बार बोला कि हमेशा मैग्नेटाइजिंग करंट के फेज में होता है, क्योंकि इसी यहाँ के करंट के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसी के फेज में कौन सा होता है हमारा, मैग्नेटाइजिंग करंट भी। मैग्नेटाइजिंग करंट हमेशा फ्लक्स के फेज में होता है। तभी तो मैंने लिया था आई म्यू इक्वल टू क्या लिया था, आई एम साइन ओमेगा टी, और फाई इक्वल टू लिया था फाई एम साइन ओमेगा टी, यानी दोनों में फेज सेम था। ठीक है ना। हम शुरू में ईएमएफ इक्वेशन जब निकाल रहे थे, ठीक है ना, एक एक चीज को बहुत अच्छे से डील किया था। चलिए यहाँ पे फेजर डायग्राम में हम देखें, ये सेम फेज में है, और फिर जाऊंगा तो इस फ्लक्स से कोई कहता है वोल्टेज कितना लीड कर रहा है जी, इस करंट यानी फ्लक्स इस करंट के समानुपाती है। ठीक है, और ये करंट और ये वोल्टेज में कितने का लीड लैग है जी, 90 का। तो कौन लैग कर रहा है, 90, करंट लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज V1 से। तो वोल्टेज V1 से 90 लैग कर रहा है, इसका मतलब हमने ये जो ग्राफ बनाया V1 का, ये V1 सही है, ये V1 लीड कर रहा है, ये फाई लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है।
चलिए E1 को भी देख लेते हैं। तो E1 कह रहा है, E1 कब उत्पन्न हुआ है जी? इस करंट या इस फ्लक्स के बाद, और करंट फ्लक्स दोनों आपस में सेम फेज में है, तो ये उत्पन्न है 90 से लैग कर रहा था, हमारा इक्वेशन में 90 से लैग कर रहा था। अगर आप देखेंगे इक्वेशन पहले वाला उसमें 90 से लैग कर रहा था, इसका मतलब एक तो तय हो गया कि इस फ्लक्स से हमारा E1 जो होता है ये भी लैग करता है कितने से? 90 डिग्री से, ठीक है, ये भी 90 डिग्री से, तभी तो हो गया ये दोनों आपस में। V1 देखिए, V1 और V1 और E1 आपस में इक्वल और अपोजिट। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का भी होता है, तो यहाँ E2 रहता है और यहाँ पे V2 रहता है, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दो कंपोनेंट में टूट रहा है, क्योंकि नो लोड कंडीशन में जो करंट जा रहा था, क्योंकि कम मात्रा का एक करंट था I0, वो खुद दो कंपोनेंट में टूट जा रहा है। कौन कौन? I म्यू I W, क्लियर? I म्यू मैग्नेटाइजिंग, IW कोर लॉस कंपोनेंट यार वर्किंग कंपोनेंट है ना। अब देखिए एक चीज का ध्यान रहे, I म्यू हमेशा इसी के साथ रहेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग यही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमेशा इसी के फेज में होता है, ठीक है। और जो वर्किंग करंट है हमेशा वो क्या करता है जी? हमेशा इस वोल्टेज के सेम फेज में होता है। कभी भी वर्किंग करंट जो होता है वो वोल्टेज के सेम फेज में होता है। आप अगर किसी ने नहीं जान रहा होगा तो समझिएगा, मैं फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हूं एसी एनालिसिस मशीन के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, उसमें बहुत सारे वीडियो के लिंक दिया हूं, तो उससे भी जा सकते हो वहां पे, है ना। तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से बहुत चीजें मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट चीजें आपको बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। चलिए अब मैं यहां से बात कर दूं कि मैं बोल रहा था कि अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट होता है, देखिए रेजिस्टिव सर्किट होता है और इसमें जो करंट गुजारोगे और इसका जो वोल्टेज होता है वो दोनों हमेशा क्या होता है? सेम फेज में होता है। वोल्टेज और करंट हमेशा क्या होता है? सेम फेज में रेजिस्टिव सर्किट में। तो हम जानते हैं रेजिस्टिव सर्किट से इंडिकेट किसको करते हैं? IW को रेजिस्टिव सर्किट से इंडिकेट करते हैं, तो हमेशा किसके फेज में होगा जी? हमेशा वोल्टेज के फेज में होगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां बना देता हूं इसको वोल्टेज के फेज में, ये देखिए ये रहा। अब मैग्नीट्यूड कोई कहेगा यार इसको ज्यादा ले जाऊं किसको ज्यादा ले जाऊं? I म्यू आपने कितना परसेंट दिखाया, मैं IW कितना परसेंट दिखाया? IW 1 से 2% दिखाया, I म्यू दिखाया वो 2 से 3%, तो ज्यादा ये था, इसीलिए इसको ज्यादा रखता हूं और इसको रख देता हूं कम। दिस इज IW इन द फेज ऑफ V1, दिस इज I म्यू इन द फेज ऑफ phi। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं जी? IW प्लस I म्यू मिलके जो देता है I0 देता है, लेकिन क्या ये नॉर्मल सम है? नहीं, ये वेक्टर सम है जी, वेक्टर सम है, तो कर देता हूं वेक्टर। और वेक्टर इसका कोई कैसे ड्रॉ करेगा? कोई वेक्टर कैसे ड्रॉ करता है जी? V वेक्टर होता था V1 प्लस V2, कैसे ड्रॉ करते थे जी? दो का, एक का यहां से गया यहाँ, एक का यहां से गया, तो ये यहां से यहां ऐसे ही तो मिलता था। अब यहां का क्या कह रहा है? IW I म्यू, IW कह रहा है कि हम यहां हैं, I म्यू कह रहा है हम यहां हैं, तो भाई इसका फेजर डायग्राम कौन बनाएगा? तो हम कह रहे हैं बनाएंगे, हम ही बना देंगे। चलिए कोई नहीं, फेजर ड्राई करते हैं। अगर दो डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे बनता है जी? इसके पैरेलल में बनाइए ऊपर का ग्राफ, इसके पैरेलल में, सेम इसके पैरेलल में यहां से चलाइए, इसके पैरेलल में मैं आगे बढ़ गया, ठीक। अब I म्यू कहता है इसके पैरेलल में I म्यू से चलिए, तो हम इसको भी लेके चल दिए। क्लियर? जिस पॉइंट पे मिट करता है दोनों वही उसका रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब है इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये रहा इसका रिजल्टेंट, ये रहा इसका रिजल्टेंट। इसका मतलब है यही तो है I0। समझिएगा, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। इसका मतलब यही है I0। इसमें एनिमेशन की कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं एनिमेशन इसमें यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे एनिमेशन का एक एक पॉइंट यूज होगा हम एक वैसे वैसे एनिमेशन यूज करेंगे। आज तो आपका नजर नहीं हटना चाहिए इन कॉन्सेप्ट से, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना है। और संजोग से ये यूट्यूब है, इस पर आप 4 बार उलट के देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आज बनाइए। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, कोई भी बोलना भाई वेक्टर में 3 और 2, इधर 3 जा रहा है इधर 2 जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या कभी इसी डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं। इस डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं। इसका मतलब जब दोनों फोर्स लग रहे हैं तो ऐसे डायरेक्शन को जाएगा, तो उसमें मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा वो उधर टिल्नेस होगा। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, तो टिल्नेस झुक गया। देखिए इधर ये बराबर 45 डिग्री पर नहीं है, ये ज्यादा झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रहे, अब इन दोनों के रिजल्टेंट से बन गया हमारा
यही। तो इसके लिए कोई बोलेगा कि भाई आई डब्ल्यू क्या होगा, तो कोई आई डब्ल्यू बताइए, ये इसी के बराबर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आई डब्ल्यू और आई म्यू है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी आई म्यू, और यहाँ से यहाँ का हाइट क्या है, इसके पैरेलल लिया हूँ तो ये क्या है जी, आई डब्ल्यू। तो कोई बोलेगा ये हाइपोटेनस नहीं हो गया क्या, ये आई नॉट जो है ये कैसा बिहेव कर रहा है किसी ट्राइंगल के, ये 90 डिग्री बन गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आई नॉट कोई लिखेगा तो होगा, कोई कैसे लगाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर कोई निकालेगा तो इसको क्या कहेगा, अंडर रूट आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ। मैंने पहले ही बोला था किस तरीके से वेक्टर होते हैं, इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में चलता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप ये लाइन, ये आई नॉट क्या होता है दिखाता जी, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड दिखाता, आई नॉट क्या दिखाता है, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड। अब चलिए कुछ चीजें हम यहां से साइन और कॉस कैसे निकालते हैं ना, साइन और कॉस कैसे निकालते हैं इस चीज को आपको देखना है। यहां से देखिए कि आई डब्ल्यू बराबर लिख दिए थे कॉस के साथ, आई म्यू को लिख दिए थे साइन के साथ, वो कैसे होता है, ये हमारा मेन नो लोड करंट है, यही हमारा क्या है, नो लोड करंट है। चलिए नो लोड करंट है। अब कोई बोल रहा है कि इसको लिखना है नो लोड करंट को, ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए जी, फेजर डायग्राम पे जाइए। फेजर आपको कहता है, सर्किट थ्योरी पे आइए, नो लोड करंट के कंडीशन में समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, सर्किट थ्योरी कहता है कि जी फेज एंगल क्या होता है, तो फेज एंगल कहते हैं द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज फेज एंगल। तो यहां से फेज एंगल भी हम देखेंगे, क्योंकि हमने यहां पे यूज करा था आई डब्ल्यू इजकल टू और आई म्यू इज इक्वल टू। अब देखिए फेज एंगल कहता है द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो भाई यहाँ करंट ये भी है, करंट ये भी है, करंट ये भी है, तो कौन सा एंगल ले, तो हमेशा फिर फेज एंगल कहता है सर्किट थ्योरी। ध्यान रखिए, सर्किट थ्योरी फिर कहता है किसी सर्किट में रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच जो भी एंगल होता है दैट इज फेज एंगल। तो रिजल्टेंट ना तो ये है ना तो ये है, रिजल्टेंट कौन है, ये, और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है प्राइमरी साइड का, ये। इसका मतलब प्राइमरी साइड का रिजल्टेंट वोल्टेज ये है इस वाइंडिंग में जाने वाला, और रिजल्टेंट करंट तो आई नॉट है, वो तो कंपोनेंट में टूट गया था ये दोनों है ना, लेकिन रिजल्टेंट करंट आई नॉट है, इसीलिए इन दोनों के बीच बने एंगल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फेज एंगल। तो यहां पे फेज एंगल तो कहलाएगा फेज एंगल, लेकिन किन दोनों के बीच, आई नॉट और इसके बीच। तो इसको लिख दीजिए, मेंशन करिए, इन दोनों के बीच बने एंगल को मैं कहूंगा फेज एंगल। यहां पे ये इस प्राइमरी वाइंडिंग के फेज एंगल हम कह सकते हैं, इस इंडक्टर और इस वोल्टेज सप्लाई, इस करंट के बीच जो हमारा फेज एंगल है ये है। क्लियर, अब यही है। अब समझिए जब इसको यहां का एंगल कोई देखेगा तो क्या होगा, कोई कहेगा सर यहां क्या निकाल रहे हो, क्योंकि कोसाइन कंपोनेंट निकालने के इसीलिए आई म्यू निकल जाता है और आई डब्ल्यू साइन और कॉस में कंपोनेंट में टूट जाता है। तो हम कहेंगे सर यहां पे इसको कर दीजिए ऐसे 90, ये दोनों यहां से यहां तक 90 और इसको -5 कर दूं तो ये एंगल इसका हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि भैया अब बताओ आई डब्ल्यू क्या होता है, तो हम कहेंगे आई डब्ल्यू इस कंपोनेंट में, अगर इस कंपोनेंट में निकालना है, चलिए कोई कहेगा कि आई म्यू पहले बता दो, इस कंपोनेंट में अगर निकालेंगे तो क्या होगा जी, ये कंपोनेंट कहता है आई म्यू कॉस थीटा, इसको क्या कहेंगे आई म्यू इंटू यही का एंगल। अगर ऐसे निकालना है तो यार हम कह सकते हैं आई बराबर क्या होगा, आई नॉट इंटू इस प्रोजेक्शन में क्या लगता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यहाँ का थीटा क्या है जी 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल लगता है, ये वाला थीटा लगता है, ये वाला थीटा है ना। ये जब भी आई म्यू जब भी आपको कोई निकालने कहता है तो होता है आई नॉट टोटल इनटू कॉस थीटा, और इस थीटा के जगह पे यहाँ कितना है 90 माइनस 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 5। अगर इसी चीज को मैं और एलिब्रेट कर दूं तो आई नॉट साइन 5 बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बोल सकता है, एक एक चीज बारीकी क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा आप लोगों के लिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बट कॉन्सेप्ट और दिल थाम के बैठिए, एकदम कीप पैसेंस रखिए, आपको एक एक चीज मैं बहुत लिंक करके बताऊंगा ताकि जिंदगी में कभी मशीन नहीं भूल सकते और दिमाग में कभी उतर नहीं सकता। जिंदगी में ध्यान रखिए, जॉब एक अनदर मैटर है, जॉब एक अनदर मैटर है। जॉब तो आएगी ही आएगी, लेकिन तब आएगी जब आपके पास नॉलेज बहुत सफिशिएंट होगा, बहुत पर्याप्त होगी। नॉलेज जितना बेटर होगा आपकी जॉब उतने ही करीब होंगी। चलिए ये चीज अगर आ गया तो अब कोई कहेगा कि आई डब्ल्यू भाई कैसा होगा, तो आई डब्ल्यू बताइए, आई डब्ल्यू ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को लिखने के लिए क्या करते थे हमेशा,
तो हम कहेंगे इस कंपोनेंट को लिखने के लिए या इस कंपोनेंट को लिखने के लिए I0 और ये वाला एंगल को लिखिए साइन के साथ, कितना साइन, और ये वाला एंगल कितना जी 90 माइनस 5। तो हम इसको लिख सकता हूं I0 cos 5 IW। इस तरीके से आ गया कि नहीं? अब IW भी आ गया और ये भी आ गया। अब इस दोनों को जोड़िए, IW प्लस IMU का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को साइन कोस में करिए, तो क्या ये I0 नहीं बन जाएगा? ये I0 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग बताएं। इस दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करेंगे अंडर रूट के साथ तो ये I0 बनेगा कि नहीं? इसीलिए वेक्टर फॉर्म में कहते हैं ये होता है IMU प्लस IW जो होता है हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है। अब इसको साइन का स्क्वायर इसके साथ लगाइए, कॉस का स्क्वायर, ये साइन का स्क्वायर, ये दोनों कट कुट के आपको I0 दे देगा। सिर्फ क्या बच जाएगा? I0। तो ये हमारा फेजर भी प्रूफ हो गया और फेजर डायग्राम फुल लोड में भी हमेशा यही बनाना है, कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं दिखना चाहिए। बोलिए क्लियर है? क्लियर? तो आगे बढ़ें, चलिए। ऑब्जेक्टिव टाइप, हालांकि यहां से अनगिनत क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पर बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताइए इसका फेज एंगल कितना होता है। नो लोड कंडीशन में, एट नो लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर का फेज एंगल जनरली कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए लोड इंडक्टिव है, लोड ट्रांसफॉर्मर नो लोड में कैसा है? खाली कॉइल में तो करंट जा रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच क्या होगा? 90 नहीं होगा, क्योंकि एकदम आइडियल इंडक्टर तो होता नहीं है। तो मोस्टली जो होते हैं ये फेज एंगल जो होते हैं नो लोड कंडीशन में बहुत ज्यादा होता है, लगभग 70 से 75 डिग्री के आसपास होता है। लगभग कितना होता है जी? 70 से 75 डिग्री। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपसे बताया कि फेज एंगल जो होता है, ये देखिए ये एंगल बहुत ज़्यादा, ये कम है ना। तो हमारा जो ये है, चूंकि लाइट बार बार आज कट रही है तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को फिलहाल ऐसे ही अरेंज करता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूं जब तक। और ये अगर बात की जाए तो फेज एंगल हमारा क्या होगा? ये रहेगा, है ना। फेज एंगल बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछता है, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का फेज एंगल कितना होता है? 70 से 75 डिग्री। बड़ा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, और ध्यान रहे क्यों इतना ज्यादा होता है, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये कम होता है, तो टिलनेस होता है तो ये एंगल ज्यादा होता है। और इसका पावर फैक्टर पूछता है नो लोड कंडीशन में, पावर फैक्टर क्या होता है अमूमन? तो ऐसे कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में, फिर लाइट आ गई, चलिए इसको कंटिन्यू करता हूं मैं। तो नो लोड कंडीशन में अगर पावर फैक्टर की अगर कोई बात करता है तो क्या होता है आपका? अगर cos फाई लगा दूं तो ये लगभग कितना होता है? 0.2 से 0.25 तक वेरी करता है। 0.2 से 0.5 तक वेरी करता है, जहां पे ये क्या है जी हमारा पावर फैक्टर। किस कंडीशन में? एट नो लोड। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पावर फैक्टर नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है? बहुत कम, पुअर होता है। 0.2 से 0.25 होता है, जिसको हम बोलते हैं पुअर पावर फैक्टर। पुअर पावर फैक्टर यहां से बोला जाता है, क्लियर ना। तो इस तरीके से चीजें ध्यान में रहे, है ना। तो ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम किस तरीके से हम इसका, फेजर डायग्राम बोल रहा हूं मैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करता हूं। ओके गाइस, तो हम अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन में इक्विवेलेंट कैसे बनता है। बस इसको देखना है। एक्चुअली यूजेस जो है मेन हम फुल लोड कंडीशन में देखेंगे। नो लोड कंडीशन में वोल्टेज अप्लाई होगा, I0 करंट ही जाता है, और ये हम वाइंडिंग को दिखा देते हैं, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग को दिखा देते हैं। जब दो लाइन देते हैं जो दिखाता है टाइट मैग्नेटिक कपलिंग है, इसका मतलब वाइंडिंग के बीच में कोर है ना। इस चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ सेकेंडरी साइड कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो नो लोड करंट है टोटल कहाँ जा रहा है जी? एक मैग्नेटाइजिंग करंट में, दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट में। यानी जब भी इसका सर्किट बनेगा, इसीलिए मैं इसको सिंबल में दिखा दिया था पहले। अब देखिए, जब भी यहाँ जो वायर कॉइल जैसा जो दिख रहा है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसको x0 से डिनोट करते हैं, इसको R0 से, रेजिस्टिव वाला कंपोनेंट IW, है ना। व्हाट इज कंपोनेंट भी कई बार बोल दिया जाता है। इसी ब्रांच को बोला जाता है जिसमें अभी यहाँ से करंट कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0, लेकिन मेन करंट हमारा यहीं आ रहा है जो दो कंपोनेंट में टूट जा रहा है, नो लोड करंट भी। और इसी को बोला जाता है नो लोड ब्रांच, इसी को बोला जाता है हमेशा नो लोड ब्रांच, या और दूसरा बोला जाता है संट ब्रांच। क्योंकि ये पैरेलल में, वोल्टेज सप्लाई के पैरेलल में जुड़ते हैं ये ब्रांच, तो इसको बोला जाता है संट ब्रांच। क्यों संट में जुड़ता है उसकी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एक चीज आपको बहुत क्लियर क्रिस्टल करा देंगे, कहीं दिक्कत
नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ से ये चीज़ें कह सकते हैं, ये चीज़ें बनता है। और कोई कोई बोलता है आपसे कि IMU कई बार आपको अगर निकालना पड़ जाए तो ये देखिए वोल्टेज के पैरेलल में है, ये हमारा कैसा है जी, वोल्टेज के पैरेलल में। तो वोल्टेज के अगर पैरेलल में है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, V1/X0। कोई कहेगा IW बताइए, तो हम कहेंगे ये भी पैरेलल किसके, वोल्टेज के, तो V1/R0 ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आज की सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।